Welcome back, viewers. You're watching Good Morning Ikra with your host Bushra Naz and Umme Safa. ब्रेक पर जाने से पहले हम जो सेगमेंट देख रहे थे ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, उसमें आज हम देख रहे थे फिंगर्स. तो फिंगर से रिलेटेड एक बहुत सी प्यारी बात मेरे जहन में आई थी जो कि मैंने सोचा मैं ब्रेक के बाद तक याद रखूं आप तक पहुंचाने के लिए. वो ये है कि हाथों की लकीरों पे मत जाओ, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है कि वाकई में कि जो बाज़ लोगों का जो रुझान बहुत ज़्यादा लकीरों पर हो जाता है और फिर आगे प्रेडिक्शंस पे हो जाता है, वैसे भी इस्लामी के लिए भी इतना कुछ सही नहीं है. और जो दूसरी बात ये कि वाकई में ऐसे लोग भी हैं जिनके हाल जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने बस लिख दिए हैं, उनके हाथ नहीं हैं लेकिन उनकी भी किस्मतें लिखी जाती हैं. दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह की बहुत प्यारी नेमतों में से वाकई में फिंगर्स, हाथ का होना, एक जो छूने की सलाहियत होती है वो भी एक हिस्सा है उन 5 हिस्सों में से जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हर इंसान को अता की है. तो हमारे जैसे बात हो रही थी टॉपिक पर कि कायदे और कानून, तो वाकई में कुछ कायदे कानून इंसान अपनी फिंगर टिप्स पर याद रखता है हर काम के आगाज़ में कि जी हमें आज ये करना है, आज वो करना है, फ़ला चीज़ नहीं करनी है. और अगर ये कायदे कानून हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाएँ तो हम डेफ़िनेटली एक अच्छी ज़िंदगी को फॉलो कर सकते हैं, एक अच्छे असूल अपना सकते हैं. तो जब बात होती है कायदे कानून की तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि जो है किस तरीके से ज़िंदगी को ढालना है, किस कानून को फॉलो करना है और किस तरीके से. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ होती हैं कि हमें बहुत से सवाल होते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रही होती है कि कौन सी राह पे जाया जाए, किसी से एडवाइस ले ली जाए. तो ऐसे हालात भी होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा करना कि चल क्या के देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है. जी जनाब, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है टुडेज़ गेस्ट. और टुडेज़ गेस्ट में हमारे जो गेस्ट हैं आज के स्पेशल गेस्ट वो स्टूडियो में आ चुके हैं, शो में इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं. तो हम आपको उनका इंट्रोडक्शन देते चलते हैं, हम बताते चलते हैं कि आज के हमारे टॉपिक लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ही हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हैं. तो उनका जो तारुफ है वो कुछ इस तरह से है कि वो यूके के सीनियर कोर्ट्स के सोलिसिटर हैं एंड ही इज़ नन अदर देन मिस्टर इम्तियाज़ रांझा. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू गुड मॉर्निंग इकरा. कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका सफ़र ठीक रहा शो तक पहुंचने के लिए? बहुत स्टक थी ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक स्टक थी. फाइनली मैनेज. तो आप ही से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर को लेके चलने वाले लोगों में से, तो आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? बिल्कुल, आई डू फॉलो स्ट्रिक्टली. इफ आई डोंट फॉलो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है. तो कभी टिकट्स वगैरह भी लगते हैं, कभी पेनल्टी चार्जेस, कभी पॉइंट्स? बहुत कम, मुझे डायरेक्टली बहुत कम लगते हैं क्योंकि मैं कभी रूल्स ब्रेक करने से बहुत घबराता हूँ. जो ज़्यादा लॉ को जानता है उतनी लॉ से डरता है. एग्जैक्टली. और फिर आपको एग्जाम्पल भी तो सेट करनी है ना. अगर आप एज अ लॉयर या सोलिसिटर होकर भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे. चलिए जी, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, इम्तियाज़ साहब सबसे पहले तो ये बताएं, बड़ी रात को कोई फैसले हो गए कोई सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट में कुछ बड़ी गर्मा गर्म खबर होगी, हमारे व्यूअर्स से शेयर करें कुछ? नहीं, ये रात को नहीं हुए. एक्चुअली कल दिन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो ब्रेग्जिट हो रहा है जिसमें यूके जो है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल रहा है, तो उसमें हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो गवर्नमेंट है आर्टिकल 50 को ट्रिगर नहीं कर सकती पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर. बेशक रेफरेंडम आ गया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का एक्ट या कानून बनना चाहिए. तो फिर गवर्नमेंट ने उस हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये कहा कि चूँकि हमारे पास रेफरेंडम का एक अथॉरिटी है और हम अपने रॉयल प्रेरोगेटिव को यूज़ करते हुए आर्टिकल 50 ट्रिगर करके यूरोपीय यूनियन से बाहर आ सकते हैं. बट सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट की ये रिजेक्ट कर दिया, ये आर्गूमेंट्स के वजह से. उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू गो बैक टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अप्रूव करे और पार्लियामेंट में एक्ट बने, एक लॉ बने कि हम यूरोपीय यूनियन से निकल रहे हैं. जिस तरह 1972 में पहले दूसरे एक्ट बने थे जब ये एंटर हुए थे यूरोपियन यूनियन में, उसी चीज़ को फॉलो करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा. और यही डिसीजन है. फिर उसको कोई किसी रंग से इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन इन फैक्ट तो यह है कि रूल ऑफ लॉ है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है. उन्होंने कहा कि हम नहीं आपकी ये आर्गूमेंट मानते कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको पार्लियामेंट में जाओ, लॉ बनाओ, देन आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी. जो आर्टिकल 50 ये होता है कि जब आपने अगर किसी भी यूरोपियन स्टेट से निकलना है तो कानून आर्टिकल 50 के तहत आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं नेगोशिएशन दूसरी यूरोपियन मेंबर स्टेट्स जितनी है, तो उसको ट्रिगर कहते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, इन्वोक करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो उन्होंने कहा कि उसको तब स्टार्ट कर सकते हो पहले पार्लियामेंट से लॉ बनाओ. सिर्फ ये भी नहीं कि एक वोट ले लो या अप्रूवल ले लो, प्रॉपर लॉ बनाओ पार्लियामेंट में. तो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. थैंक यू वेरी मच. ये तो बिल्कुल हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है. और जो दूसरी चीज़ है कि आजकल ब्रेक्सिट जिस पे आप सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यही चल रहा है.
सबसे पहले हम हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि हमारा जो स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, शो में हमारे साथ शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे मेहमान जो है इम्तियाज़ रांझा, उनसे बात कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बात कर सकते हैं, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉ, किसी भी किस्म का कोई लॉ, आप कोई भी बात उनसे करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू गिव अस अ कॉल एंड बी पार्ट ऑफ आवर शो। जी, लॉ से याद है, इमिग्रेशन से लॉ से सबसे ज़्यादा एक आजकल जो गर्मा गर्म खबर जो हमेशा फैलती रहती है वो ये कि इमिग्रेशन के लॉज जो है चेंज होते रहते हैं। बाज़ लोग जो परदेसी हैं जो यहाँ आए हुए हैं, इस कंट्री में आए हुए हैं अपने देश छोड़ के, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो अगर कोई इस किस्म की कोई बात अगर आपने पूछनी है, कोई मुश्किल है, तो हमारे साथ हमारे जो हैं बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको कोई एडवाइस भी दे सकते हैं। तो दूसरी एक और चीज़ मुझे अभी आपने जैसे ब्रेक्जिट के बारे में बताया जो रात को कल जो फ़ैसला हुआ है, डू यू थिंक सो ये जो यूरोपियन यूनियन का फ़ैसला इन्होंने इतना बड़ा लिया है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो उनके इमिग्रेंट्स यहाँ आए हुए हैं उनके प्रोफेशनली या एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर पड़ सकता है इसका? ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बनाएगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन में मेरी कुछ लोगों से डिस्कशन भी चल रही थी, वो मेरे ख्याल में इफ़ेक्ट तो नेचुरली होता है कि जब आप यूरोपीय यूनियन से एक स्टेट बाहर निकल आती है तो उनके वो राइट्स सारे नहीं रहते जो राइट आजकल उनको जो मिले हुए हैं, ट्रीटी राइट्स जितने भी हैं, जो ट्रेड ट्रीटीज़ बने हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के हैं, फ्री मूवमेंट का है। बट मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं तो गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग कि उनके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाया जाए कि उनके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो। अगर किसी की फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, इनको कोई म्यूचुअल जो आर्टिकल 50 का मतलब ही है कि आप सारी स्टेट के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करो कि कैसे आगे चलना है। अगर हम निकल जाते हैं तो फिर कौन कौन से ट्रीटीज़ रख सकते हैं, किन किन चीज़ों पे आप म्यूचुअल एग्रीमेंट रख सकते हैं। बेशक आप यूरोपीय यूनियन से बाहर आते हैं बट स्टिल आप जिस तरह आयरलैंड के साथ इनकी डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं बाकी यूरोप के बदले, इसी तरीके से ये इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं मेरा ख्याल में पड़ेगा जो ऑलरेडी लोग सेटल्ड है यहाँ। बट नेचुरली कुछ ना कुछ इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ेगा कि अगर आप एक फ्रेंच नेशनल है, यूके में रह रहा है, अभी तो उसके राइट्स ये भी हैं कि वो अपने डिपेंडेंट्स वगैरह को भी बुला सकते हैं। बट जो वो यूके यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आएगा तो फिर उसको वो राइट्स ख़त्म हो जाएंगे जो यूरोपियन रेगुलेशंस देती हैं। हाँ, अगर वो यहाँ जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं शायद वो मेंटेन रखें ये लोग, ये भी डिपेंड करता है पॉलिसी क्या बनती है। सही बात है। ये इम्तियाज़ साहब, जैसे आपने बताया कि यूरोपियन यूनियन से और यूरोपियन कंट्रीज से इसका ताल्लुक है, डू यू थिंक सो कि इस फैसले का या ये जो ब्रेक्जिट होने वाला है या हो चुका है, इसका एशियन कम्युनिटी पे भी काफ़ी असर होगा? जो तो इमिग्रेंट कम्युनिटी है बिल्कुल उन पे असर इसलिए ज़्यादा पड़ेगा कि क्योंकि यूरोपियन तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन के लोग थे। जो ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था लोगों को वो ये था कि अगर कोई एक मेंबर यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, से वो आयरिश नेशनल है, लेकिन उसकी वाइफ या उसका भाई या उसकी बहन या बच्चे वो नॉन EU नेशनल है, इंडियन है, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो अब वो तो यूरोपियन नहीं है। लेकिन इस रेगुलेशन जो अभी यूरोपीय यूनियन EU रेगुलेशन है इनका फ़ायदा लेते हुए वो जो नॉन यूरोपियन फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स थे उनको भी इमिग्रेशन स्टेटस भी मिल जाता था, उनके भी वो राइट्स उनको मिल जाते थे। लेकिन अब जब यूके यूरोप से बाहर निकल आएगा तो नेचुरली उनके वो राइट्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो म्यूचुअल बाकी स्टेट्स में तो वो कंटिन्यू रहेंगे जिस तरह आयरलैंड है या स्पेन है या फ्रांस है बाकी, लेकिन यूके की हद तक वो राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जब से ये ब्रेक्सिट का इशू चल रहा है तो ये नोटिस किया गया कि बहुत सारे लोग जो हैं यूके से आयरलैंड मूव कर रहे हैं इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि वो यूरोप के कंट्रीज़ में क्यों नहीं जा रहे, फ्रांस क्यों नहीं जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं जाते हैं? तो मेरा ख्याल है आयरलैंड में, चूँकि मैं वहाँ रेगुलर जाता भी हूँ, विज़िट भी करता हूँ, हमारा ऑफिस है वहाँ, मैं ये नोट किया कि वो इसलिए कि वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है, कल्चर सेम है एज जिस तरह यूके का है, नेक्स्ट डोर बॉर्डर है, कोई जाना इजी है, लोग अपने गाड़ी पे ड्राइव करके चले जाते हैं। और बाकी कंट्रीज़ में शायद लैंग्वेज बैरियर की वजह से मोस्टली लोग नहीं जाते या कल्चर बैरियर। अगर आप बंदा यूके में सेटल्ड है, यूके से आयरलैंड किसी कंट्री और में जाना चाहता है, अगर स्पेन में जाएगा तो वहाँ से लैंग्वेज बैरियर सबसे पहले तो उसको आएगा, फिर उसको लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, मतलब आयरलैंड में राइट हैंड ड्राइविंग है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं जो यूके में है। सिर्फ यहाँ का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा प्योर है और ज़्यादा फास्ट है, वहाँ थोड़ा सा बिट बिहाइंड देन यूके, लेकिन यह है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर सिस्टम वही है तो इसलिए लोग इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं।
میں ہمارے ویورز سے کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، شو میں ہمارے ساتھ حصہ بن سکتے ہیں. یہ جو سلیسیٹر صاحب ہمارے ساتھ آج شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، نارملی تو یہ آپ سے فیس چارج کریں گے کنسلٹیشن کی، لیکن آج آپ کے لیے خصوصی ہم نے یہ ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کروا دیا. آپ شو میں کال کر کے ان سے کچھ بھی ڈسکشن کر لیجئے. آج آپ کو یہ فیس نہیں چارج کریں گے، فری آف کاسٹ جو ہے کنسلٹیشن ملے گی. تو یو آر مور دین ویلکم ٹو کال اینڈ ڈسکس اینی ٹائپ آف امیگریشن ایشو یا کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی لا سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی میٹر ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں. شو میں حصہ بنیے. جی تو امتیاز صاحب جیسے دیکھا جاتا ہے کہ فیملی لاز کی طرف اگر آئیں، ماشاء اللہ آپ کو اس چیز پہ کافی عبور حاصل ہوگا کہ فیملی لاز بھی ہے اور امیگریشن لاز بھی ہیں. تو بعض کا امیگریٹ فیملیز ہیں ادھر آ کے، ایشین ممالک کی سب سے زیادہ میں بات کروں گی کہ جیسے وہ شادی کرتے ہیں اور ایشین ممالک سے ان کے اسپاؤس آتے ہیں، تو آج کا اسپاؤس ویزا بھی جو ہے وہ اس کی بھی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج ہوئی ہیں؟ اسپاؤس ویزا تھوڑا سا انہوں نے مشکل کر دیا ہے پہلے کی نسبت. ایک تو امپورٹنٹ ٹرمز جو چینج ہوئی کہ جو انہوں نے فکس سیلری رکھ دی ہے کہ اگر جو برٹش سٹیزن ہے، جو اسپانسر ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، اس کی 18,600 پاؤنڈ پر اینم سیلری ہونی چاہیے، تب جا کے آپ اپنے اسپاؤس کو بلا سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے رکھ دیا ہے کہ آپ اس اسپاؤس کو تب بلا سکتے ہیں وہ اسپاؤس انگلش بولتا ہو. اس کا ایک انگلش کا ٹیسٹ رکھ دیا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، حالانکہ یہ مطلب کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں اس سے، لیکن لا تو لا ہے، فالو کرنا پڑے گا. تیسرا یہ ہو گیا کہ پہلے شروع میں بیک ان 2004-5 میں 1 سال کے لیے اسپاؤس آتا تھا تو انڈیفینٹ اس کو مل جاتا تھا. پھر انہوں نے 2.5 سال کر دیا، پھر 2.5 سے ابھی انہوں نے 5 سال کر دیا ہے کہ اب جب پہلی دفعہ آئیں گے تو 2.5 سال آپ یہاں رہیں گے، پھر ایکسٹینشن 2.5 سال کی لیں گے، پھر 5 سال بعد جا کے پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے. ایک لانگ پروسیس کر دیا. پورے تھرو آؤٹ دا 5 ایئرز جو ہے ان کی سیلری وہ 18,000 سم تھنگ ہاں ہونی چاہیے 18,600 اینول سیلری ہونی چاہیے، جس میں 6 منتھس کے آپ اپنے پے سلپس اور بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ شو کر کے ان کو دکھا سکتے ہیں کہ میری یہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ بھی 18,600. ہاں یہاں انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی یورپین کی آپ بات کی تھی کہ یہیں اگر کوئی یورپین نیشنل ہے جو چاہے پاکستانی ہے، انڈین ہے، جو فرینچ ہے یا اس کے پاس پاسپورٹ یورپ کا ہے، وہ یو کے آ گیا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ چونکہ جب یو کے آئے گا تو اس کے اوپر یو کے کا لا لاگو نہیں ہوگا، یورپین لا لاگو ہوگا. اور یورپین ریگولیشن میں کوئی انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی 18,600 کی ریکوائرمنٹ. ہاں ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہو، کام کرتے ہونا چاہیے، چاہے آپ کی 100 پاؤنڈ ویکلی سیلری ہے، دیٹس انف. ٹھیک ہے. ہاں یورپین کو یہ سارے رائٹس ہیں، کیونکہ یو کے کا لا لاگو نہیں ہوتا. تو یہی تو وجہ ہے کہ یورپین زیادہ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں یہاں ایزیلی، اور برٹش سٹیزن جو خود ہیں وہ اور ان کی فیملی سفر کر رہی ہیں کہ ان کے لیے انگلش لینگویج بھی ہونی چاہیے 18,600. اور یورپین کو یہ آتا ہے، اور یو کے چونکہ ان ٹریٹیز کا سگنیٹری ہے، انہوں نے باؤنڈ کیا اپنے آپ کو، تو ان کی مجبوری ہے کہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے ان کو، چاہتے نہیں نہ بھی چاہتے ہوئے ان کو وہ قانون ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا حصہ ہے، سائن کیا. انہی چیزوں سے تو یہ باہر آنا چاہ رہے ہیں، اپنے سٹیزن خراب ہو رہے ہیں اور یورپین سٹیزن آگے یہاں انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک کالر ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم کال جی لیتے ہیں. پلیز ضرور. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات؟ جی مجھے ذرا آپ کے گیسٹ صاحب سے بات کرنی تھی. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک. جی آپ پروگرام آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ. آپ اپنا تعارف کرائیے پلیز، آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام طاہر ہے. اچھا. اور رانجھا صاحب سے ذرا ریکویسٹ کرنی تھی کچھ. جی جی آپ ضرور بات جناب، کریے. آپ کویشچن پوچھیں. جی کیا کویشچن؟ رانجھا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا اونچا بولیں گے پلیز تاکہ آواز. رانجھا صاحب کیوں نہیں اونچا بول دیتے ہیں جناب. آپ سنائیے خیریت؟ آپ کو جی آواز آ رہی الحمدللہ ہے؟ خیریت، ٹھیک ٹھاک. ویری نائس ٹو سی یو. تھینک یو جی، تھینک یو. آپ بہت خدمت خلق بھی کر رہے ہیں اور قانوناً بھی آپ سلسلے میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. آپ اپنا کویشچن پوچھیں بھجن، جو بھی آپ کا جی کویشچن ہے. کوشچن یہ ہے رانجھا صاحب کہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی 10 سال سے 8 سال سے 12 سال سے سفر کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی آپ کی ایسوسیشن ہے، لوئرز ایسوسیشن، جو گورنمنٹ کو کم از کم کچھ ایسی تجاویز پیش کرے کہ یہ جو لوگ 10 سال سے 8 سال سے 12 سال سے یہاں پر کر رہے ہیں ان کی فرسٹریشن ختم ہو جائے اور گورنمنٹ کا پیسہ جو ضائع ہوتا ہے
آپ कोर्स में किस जाने टर्म में से बात कर रहे हैं कि क्यों सफ़र कर रहे हैं, इमिग्रेशन पर्पस के लिए या किसी बिजनेस के लिए? जी किन इमिग्रेशन प्रोसेस ही होता है ना, ये जो हाँ, लोग इसमें यहाँ पर। इसमें मेरे भाई एक कोई ऐसी लॉयर्स एसोसिएशन नहीं है, ना ही यहाँ सिस्टम डिफरेंट लेवल का। यहाँ माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। वो रिसर्च करते हैं मार्केट में कि लोगों के क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, और अगर वो लॉ को भी देखना पड़ता है उनको, तो अगर वो रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि आप नया लॉ बनाएं या कोई नई पॉलिसीज़ बनाएं, तो उनकी रिकमेंडेशन मोस्टली जो है वो पार्लियामेंट फॉलो करती है और उनके ऊपर एक्ट बना देते हैं। तो बाकी कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली एसोसिएशन ऐसी नहीं है, और कोई होगी भी तो उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो उनको दे सके, कोई अपनी तजावीज़ जो है मनवा सके। मैं अवेयरनेस के लिए अंडरस्टैंड दे कर रहा हूँ, सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर इतने इमिग्रेशन लॉयर्स हैं कंट्री में, अगर मिल के सारे प्रॉपर कोई तजावीज दें, जी, तो तजावीज़ आप दें नहीं तो वो समझते कि कंसिडर की गवर्नमेंट जाती को है, नो उसको डाउट की जाती कंसिडर है, बट करना उस पड़ेगा? पे फिर भी एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट ने अपना कानून बनाना होता है, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। यानी बहुत शुक्रिया ये जो ताहिर साहब ने कॉल की और कॉल इनकी जा चुकी है। हम एक हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर करते जाएं कि ये कोई लॉ से रिलेटेड कोई स्पेशल शो नहीं है। इसमें जो भी डिस्कशन होगी वो सिर्फ एक पीस ऑफ एडवाइस होगी हमारे आज के जो गेस्ट हैं, बिकॉज ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ सोलिसिटर, तो उनकी तरफ से एक एडवाइस होगी। तो लॉ से रिलेटेड ये कोई स्पेसिफिक शो नहीं है। मत भूलिए कि ये गुड मॉर्निंग इकरा है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग शो का जी, गुड मॉर्निंग तो शो का आप मकसद यही है कि हाँ। जो है आपकी कोई भी मसले मसाइल हैं वो हमसे शेयर कीजिए, एडवाइस आपके सामने। लेकिन लेकिन उन्होंने अपने सोलिसिटर से भी जो है राब्ते में रहिए, उनसे भी कोई जो बेशक। है पर लॉज उन्होंने जो बात की वो मेरा ख्याल से बहुत एक कॉमन इशू है यहाँ पे। हम क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग immigrants सफ़र हैं, कर रहे हैं, सफ़र नेचुरली कर रहे इसमें हैं, कोई तो शक नहीं और है। बहुत पैसा भी पे और करते हैं, बहुत लेकिन वो इस तरह नहीं से। होता जिस तरह अपने दूसरे अपने मुल्कों में होता है कि जी लॉयर्स की एसोसिएशन बन गई, उन्होंने कोई ऐसा क्योंकि एहतजाज कर दिया। सही यहाँ तो एक कोडिफाइड मतलब एक लोग लेजिस्लेशन प्रॉपर होती है, उसको फॉलो करेंगे। माइग्रेशन कमेटी बनी हुई है, हर वो रिसर्च करते हैं, उनको कोई इश्यूज हाईलाइट जी। करते हैं वो लोग। इम्तियाज साहब एक कॉल और ले लेते जी हैं। ज़रूर, जी बिल्कुल। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन मेरा बात एक कर रही है? क्वेश्चन है कि मैं यूरोपियन स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर हूँ ठीक है। और मेरे हस्बैंड ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन मैंने आज तक ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई नहीं की। लेकिन अब जो सिलसिला चल पड़ा हुआ है, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे राइट्स डिफ़िकल्ट ना हो जाएं। और मैं ज़ाहिर है इंग्लैंड से यहीं पे सेटल हूँ, मैं वापस स्पेन नहीं जाना चाहती। तो क्या इस सिचुएशन में बेहतर है कि मेरे जैसे लोग नेशनलिटी ब्रिटिश नेशनलिटी हैव टू अप्लाई इट, इज मोर सेफर? जी बिल्कुल, आपको चूंकि अभी जिस तरह ब्रेग्जिट का इशू बना हुआ है, आपको चाहिए कि अपनी नेशनैलिटी जो है ब्रिटिश नेशनैलिटी में कन्वर्ट कर लें। अगर आपने 5 साल पूरे यूके में रह चुकी हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर चुकी हैं, और उसके बाद आप अपने पीआर की तरफ चले जाएं और उसको नेशनैलिटी कन्वर्ट करें। आपके पास 2 रूट अवेलेबल हैं। एक तो रूट आपको एज ए यूरोपियन नेशनल आप कर सकते हैं, और दूसरा आपका हस्बैंड आपने बताया कि ब्रिटिश है, तो उसकी बेसिस पे भी आप उस रूट को भी फॉलो कर सकते हैं। बट आई थिंक कि हस्बैंड के रूट से ज़्यादा ये जो आपका अपने राइट का है वो जल्दी आपका हो जाएगा, अगर आप मोर देन 5 ईयर से ऑलरेडी यहाँ रह रही हैं और ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है। ओके, थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये भी माशाल्लाह बहुत सारे जो हैं EU नेशनल्स यहाँ पे आके सेटल्ड हो चुके हैं, मैरिड हैं, स्पाउसेस हैं उनके ब्रिटिश। तो मेरा ख्याल से उनके सवाल से और भी बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिली होगी कि आजकल जो ख़तरे की घंटी बजने वाली है, तो बेहतर है कि टाइम। आपने भी ये कहा उनसे कि अगर 5 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो करें। और ये इसी के साथ एक लिंक भी मैं क्वेश्चन कर देती हूँ। ये ब्रेक्सिट का जो इशू चल रहा है, इसके साथ जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनकी लाइफ किस हद तक इफ़ेक्ट होंगी? अब ब्रिटिश नेशनल जो माइग्रेंट नहीं है उनको तो कोई इशू नहीं होने वाला, अदर देन अगर ट्रेड ट्रीटीज़ वगैरह लोगों के बाहर सेटलमेंट हुई हैं। तो जो माइग्रेंट है उनकी लाइफ, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो इफ़ेक्ट ज़रूर होगी कि अगर ब्रिटिश सिटीज़न है वो चला जाता है यहाँ से, माइंड बना लेता है कि मैं रीलोकेट हो रहा हूँ किसी और यूरोपियन स्टेट में, जी, तो उसमें अपने नॉन यूरोपियन फैमिली मेम्बर को, नॉन ब्रिटिश फैमिली मेम्बर दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे हो, उनको वो उधर साथ ला सकता है, उधर बुला सकता है और उनके साथ वहाँ सेटल हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर यूरोपियन रेगुलेशन लागू होती है।
لیکن جب یہ بریگزٹ ہو جائے گا اور یورپین ریگولیشن سے نکل جائیں گے پھر وہ رائٹس فار مائیگرینٹس جو ریلوکیٹنگ آؤٹ سائڈ دی یو کے ہیں ان کے لیے وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک تو ایفیکٹ نیچرلی ہے. باقی آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم کہ جو اگر برٹش سٹیزن ہے تو اچھا میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے اپنی جو اسپاؤس کا ویزا ہے وہ آئرلینڈ سے ٹھیک ہے اپلائی کیا مگر کافی ٹائم ہو چکا ہے کہ ان کو نہیں اس چیز کا رسپانس ملا اور وہ اس کو کیسے فردر جو فالو کر سکتے ہیں فالو اپ کر سکتے ہیں کس کو کال کریں. یہ ہو رہا ہے کہ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا. یہ سب کا یہ مسئلہ بھی کامن ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ انسکروپلس انفارچونیٹلی کچھ ایڈوائزرز ایسے ہیں جو شاید کوالیفائڈ نہیں ہے, لوگوں کو غلط گائیڈنس دے کے کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں جاؤ اور وہاں اپنی وائف کو یا بھائی کو یا ڈیپینڈنٹ کو بلا لو اور وہاں جا کے آپ, اور لوگ بیچارے وہاں جاتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, گھر کرایہ پہ لیتے ہیں, خرچے کرتے ہیں, جابز ادھر کی چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں. جو اگر تو صرف امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ غلط ہے. لا یہ کہتا ہے کہ آپ کی جینوئن انٹینشن اگر ہے وہاں سینٹر آف ریزیڈنس آئرلینڈ کو یا دوسرے کنٹری کو تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ جب جاتے ہیں تو ادھر ان کو اپلائی کروا دیتے ہیں یہ لوگ اپلیکیشن, تو وہ ایک سال ابھی ریسنٹلی بی بی سی نے ایک رپورٹ کیا کہ جس میں یہ سارے 10,000 بندے کا تقریباً یہ ایشو ہے کہ لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں, ایجنٹس نے ان کی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اور ان کو رولز کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی نہیں ہے اور ان کی شاید کچھ کی جینون جابز نہیں ہیں, کچھ کی جینون گھر نہیں ہے. تو صرف کیا ہے کہ غلط ایڈوائس دی گئی ہے اور اس بیسس پہ لوگوں کو وہ چونکہ اب گورنمنٹ نے وہ اسپاٹ کیا ہوا ہے تو وہ موسٹلی اپلیکیشن ڈیلے ہو رہی ہے. حالانکہ رول یہ کہتا ہے جو جینون اپلیکینٹ ہے اس کے لیے 6 months کے اندر یورپین اسٹیٹ کو ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ڈبلن ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیژن آیا کہ جن کے کیسز مور دین 6 months سے پینڈنگ ہے ان کو آپ ڈیسائیڈ کرو, کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرو. اب میں جنرلی ایڈوائز یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہ کنٹری چھوڑ کے دوسرے کنٹری میں جانا ہے تو جانے سے پہلے ہی آپ اپنے اسپاؤس کا اپلائی کر لو. وائل آپ یو کے میں رہتے ہو ادھر سے ہی آپ ان کو اپلائی کر دو, اپنی ایک انٹینشن دے دو. امتیاز صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کے پاس اتنی زیادہ ایڈوائزز ہیں, اتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں کہ ہماری ویورز تو آج کچھ بھی پوچھ لیں تو انہیں ایک اچھی کوئی نہ کوئی ایڈوائس مل ہی جائے گی. جی بالکل. تو اسی کے ساتھ ان سے باتیں چلتی رہیں گی. اسٹوڈنٹس کے کیا ایشو ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.